एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आया हूं और जैसा कल बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछा था जिसका जवाब मैं नहीं दे पाया था, तो आज कोशिश यह होगी कि आप लोगों के सभी प्रश्नों का जवाब जो है बारी बारी से मैं आपको दे पाऊँ। जो भी प्रश्न पूछना है यूपीएससी प्रिपरेशन को लेकर, स्पेशली सिविल सर्विसेज को लेकर, वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। हमारे पास जो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन मनीष ने पूछा है कि वो बीटेक कर रहे हैं, तो बीटेक के बाद पार्ट 1 में है, फर्स्ट ईयर में है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो बहुत सही समय है बीटेक का। फर्स्ट ईयर अगर आपके पास है तो अभी आपके पास जो समय बचा है उसमें आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना शुरू। एनसीईआरटी की बुक्स अगर पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही पर्याप्त समय होता है जिसमें कि अपनी तैयारी को आप शुरू कर सकते हैं। साथ ही जो बहुत टेक्स्ट बुक है उसको भी पढ़िए, लक्ष्मीकांत की पोई या फिर रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स की बुक है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। तो आप उस बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं। आगे अगर सपोज डेट कि कोई अगर आपको कोई क्वेश्चंस या कोई डाउट्स है तो भी आप पूछ सकते हैं कि आगे किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो आप बुक का प्रेफरेंस इस तरह से रख सकते हैं। ये राजकुमार का क्वेश्चन आ रहा है कि उनके पास हिस्ट्री में बिपिन चंद्रा है, तो बाकी कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। बिपिन चंद्रा फ्रीडम मूवमेंट के लिए अच्छी किताब है। इसके अलावे आप क्लास 6 से लेकर 12th क्लास तक की सभी एनसीईआरटी की बुक्स आपको रीड करनी होगी, और एटलीस्ट उसमें से स्मॉल छोटे कंसाइज वे में आपको नोट्स भी बनाना पड़ेगा। उसके लिए एनसीईआरटी के अलावे, बिपिन चंद्रा के अलावे आपको कोई भी बुक्स इसके लिए नहीं पढ़ना है। अलग से आप नितिन सिंघानिया की एक आर्ट एंड कल्चर की बुक है, उसी को पढ़ना है। इसके अलावा कोई भी बुक्स आपको नहीं लेनी है। एक खास सजेशन आप लोगों के लिए है कि एक साथ कब सभी बुक्स को आप परचेज कभी ना करें, क्योंकि एक साथ अगर सभी बुक्स आपके पास आ जाते हैं तो आपके लिए दिक्कत ये होती है कि सभी बुक्स को देखकर भी कई बार आप घबराते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक दो बुक्स को परचेज करें, जब उसको आप रीड कर ले, उसको पढ़ ले, उसके बाद फिर नेक्स्ट बुक को लेना चाहिए। इस तरह से अपनी अब तैयारी को आप आगे रख सकते हैं। क्वेश्चन आप लोग पूछते जाइए, जो भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। ओके, सो 10+2 में है तो आगे क्या करना है। 10+2 में है तो सबसे पहले तो आप ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए आप पहले डिसाइड कर ले कि कौन से ऑप्शनल पेपर रखना चाहते हैं यूपीएससी में। यदि आप यूपीएससी में आर्ट्स पेपर रखना चाहते हैं तो मेरी राय होगी कि आप ज्योग्राफी या फिर पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ग्रेजुएशन कीजिए, क्योंकि ये सब स्कोरिंग पेपर होता है। हर सब्जेक्ट का अलग से अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो मैं वीडियो द्वारा आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स प्रीफर करनी चाहिए और उसके लिए कौन सा नोट्स बेटर होता है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन जो 10+2 कर गए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनके पास समय बहुत पर्याप्त है। एटलीस्ट 3 इयर्स उनको ग्रेजुएशन करने में लगेगा, उसके बाद फिर पीजी करेंगे। इस दरमियान आपकी तैयारी जो है वो बेटर वे में जो है सो हो पाएगी। ओके, तो अभी आपने एग्ज़ाम दिया है तो उसके लिए फिर क्या करना है। तो बोर्ड जिन्होंने सीबीएसई से दिया है वो उन लोगों के लिए ठीक है, लेकिन जो बिहार बोर्ड से भी एग्ज़ाम दिया है तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को आपने जो डिसाइड किया है कि आपको आईएएस बनना है, तो पहली तो प्राथमिकता ये होगी कि आप जो भी बुक्स आपके है उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। उसका कारण यह होता है कि यही बुक्स जो है आने वाले समय में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इसी से क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। जैसे आप देखते हैं, मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी की बुक्स क्लास 6 से लेकर 12 क्लास तक का पढ़िए, तो देखने को तो बच्चे की क्लास की बुक्स होती है, लेकिन इसी में से सभी के सभी जीएस के क्वेश्चंस जो है वो बनाए जाते हैं। स्पेशली एनसीईआरटी की बुक्स में से बिल्कुल पैराग्राफ में अगर उसी में से क्वेश्चन पूरी की पूरी उठाई जाती है, उसी से ली जाती है, तो ये जरूरी होगा कि आप बुक्स को उसी तरह से रीड करें। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखिए, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कोई एक दिन का यह काम नहीं है। राइटिंग प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करना होगा। जब राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे तभी आप मेंस में अधिक से अधिक मार्क्स ला पाएंगे।
तो सबसे पहले तो ये देखना है कि जो पढ़ने का जो तरीका है उसका तरीका यह होगा कि जैसे आप पहले स्टडी करें, स्टडी के बाद उस चैप्टर से जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे फिल्म्स में पूछे गए हैं या मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसकी पूरी की पूरी एक लिस्ट बना लीजिए और उस क्वेश्चंस का आंसर जो है उस बुक से निकालने की कोशिश करिए। जहाँ भी आपको दिक्कत होती है तो आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, गूगल से सर्च कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी एक बार आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे लिंक आपको ओपन होता है, तो वो भी आपके लिए एक समस्या होती है कि आंसर निकालने के लिए बहुत सारा समय जो है उसमें चला जाता है। तो फ्रेंड्स, आप ये कोशिश करें कि टेक्स्ट बुक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करें और उसके हिसाब से अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे पहले यह देखना चाहिए कि पॉइंट वाइज जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर आपको तैयार करना चाहिए। अगर पॉइंट वाइज अगर आप तैयार करते हैं तो लिखने में आपको बहुत आसानी होती है। कई बार जो है उस क्वेश्चंस का फॉर्मेट बनाने के लिए भी ये कोशिश करनी चाहिए कि शॉर्ट नोट्स आप जरूर बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनाने से भी आपके लिए इजी रहेगा कि आप उसको याद कर सकते हैं और एग्जामिनेशन के टाइम यह ज़्यादा उपयोगी होगा जब रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। तो उसके हिसाब से आप इसकी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि सैटरडे और संडे को 3 बजे से मैं लाइव यूट्यूब के माध्यम से आप लोग से जुड़ता हूं, लाइव रहता हूं। तो आप जो भी आपके डाउट्स है वो आप पूछ सकते हैं। सिविल सर्विसेज संबंधित जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं या ऑप्शनल पेपर का को चूज कैसे करना है वो भी पूछ सकते हैं। अच्छा, ओके। सो आपके क्वेश्चन है हिस्ट्री से आपने ग्रेजुएशन किया है लेकिन आपको उसमें दिलचस्पी नहीं है, तो आप यह कर सकते हैं कि अगर दूसरे ऑप्शनल पेपर लेना है और उसमें अगर गाइडेंस आपके पास उपलब्ध है, जैसे अच्छे टीचर्स हों या सीनियर्स हों जो आपको गाइड कर सकते हैं, और दूसरे सब्जेक्ट में अगर आपको इंटरेस्ट है तो उस सब्जेक्ट को आप ऑप्शनल के रूप में रख सकते हैं। इसके लिए आप ज्योग्राफी देख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी, जो भी आपको, यदि आप लैंग्वेज रखना चाहते हैं तो लैंग्वेज लिटरेचर से भी रख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, या जो भी आपकी अच्छी लैंग्वेज है उसको भी आप एक ऑप्शनल पेपर के रूप में रख सकते हैं। अच्छा, जीएस के क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं? तो जीएस के क्वेश्चंस जनरली जो है वो सभी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, लेकिन अधिकतम जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस से क्वेश्चन होता है, इकोनॉमिक्स, करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। फिल्म्स में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट और फिर हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके लिए जो बुक्स मैंने बताया था शुरू में, उसी बुक्स को आपको प्रेफर करना है, उसी के हिसाब से आपको स्टडी करनी है। फ्रेंड्स, कल मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं जिसमें कि हिस्ट्री में कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है और उसकी क्या रणनीति होगी उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको एक सिनॉप्सिस के रूप में बताना चाहता हूं कि आप हिस्ट्री में क्लास 6 से 10+2 तक की बुक्स पढ़ेंगे, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के लिए सिंघानिया की बुक पढ़ेंगे और फिर बिपिन चंद्रा की जो फ्रीडम मूवमेंट वाली बुक्स आती है उसको पढ़ना। आफ्टर इंडिपेंडेंट जो बुक आती है उसको आपको नहीं लेना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन फिल्म्स में नहीं पूछे जाते हैं। और प्रीवियस 8 ईयर्स के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना चाहिए, तो वहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहिए। ओके, एसए की तैयारी के लिए ठीक है, एसए की तैयारी के लिए आप न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़िए। न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से आपको एक आइडिया मिलेगा, पहली बात। दूसरी, हर न्यूज़पेपर किसी न किसी धारा से जुड़ा होता है, इसलिए आपको अपना व्यू न्यूट्रल बनाना होगा और न्यूट्रल व्यू को ही आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा,
क्योंकि एग्जामिनेशन जो है वो यह या यूपीएससी यह डिमांड करती है कि आपके अपने व्यू पॉइंट्स होने चाहिए और उसी से क्वेश्चंस जो है एराइज भी किए जाते हैं। आपको पता है कि जितने भी एसए के क्वेश्चंस है उसमें से 2 को आपको ऑप्ट करना होता है और उसको लिखना पड़ता है। बट कुछ खास चीज़ें जो है हर साल आता है, जैसे करंट से जुड़ा हुआ एसए के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सब हेडिंग बना के लिखना चाहिए और एटलीस्ट 20 से 25 ऐसे टॉपिक को चूज कर लेना चाहिए जिसकी तैयारी आपको करनी है, जो ट्रेंड रहा है क्वेश्चंस का। तो एसए की तैयारी आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, लॉकडाउन में है और एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हुआ है, तो कब एग्ज़ाम होगी? एग्जामिनेशन का जो मुझे लगता है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि अप्रैल में यह एग्ज़ाम जो है हो पाए। और एग्ज़ाम होती है तो आप ये मान के चले कि आपको एक एडिशनल जो समय मिला है उसमें आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, तो ये आपका लॉकडाउन का पीरियड जो है उसमें आप बेटर कर पाएंगे। क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो बहुत अच्छी से तैयारी कर रहे हैं। आप यह मान के न चल सकते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स जो है वो तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये आप बिल्कुल देख लीजिए, इस समय का सदुपयोग करें और जो सब्जेक्ट चैप्टर लगता हो कि वीक है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसको जब फोकस करके उसको समझ लीजिए। समझने में अगर कठिनाई हो रही है तो अपने फ्रेंड्स को कॉल कर सकते हैं, टीचर से बात करके या फिर वीडियो कॉल के माध्यम से अपने समस्या को रख के उसको समझ लें। क्योंकि जो आपकी वीकनेस है, अगर आप उसको छुपाएंगे तो एग्ज़ाम आप क्लियर करने में आपको कठिनाई होगी। ओके, सीसेट की तैयारी को लेके, तो सीसेट के लिए आपको मैं बताऊं कि प्रीवियस जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसकी प्रैक्टिस करिए। बीके अग्रवाल की जो मैथमेटिक्स है वो और फिर रीजनिंग, ये दोनों बुक्स आप ले लीजिए। लेकिन बहुत ही मोटी मोटी दोनों किताबें हैं, लेकिन दोनों किताब को पूरी तरह से सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 to 12 ही चैप्टर है जो दोनों में से आपको देखना है, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अदरवाइज उसमें चैप्टर देखेंगे तो 50+ चैप्टर्स हैं, तो सबसे कोई नहीं पूछा जाता है। उसके हिसाब से ही आप देख लीजिए कि कौन सा पूछा जाता है, उसी को आप बनाइए। रही बात कि डिटेल में आपको जानना है, तो डिटेल में मैं अगले दूसरे वीडियो के माध्यम से सीसेट की तैयारी के लिए आपको डिटेल्स बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर देखना है, उस कैसे तैयारी करनी है। लेकिन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो सीसेट के हैं वो आपको हेल्पफुल होगा। 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 28 क्वेश्चन आपको सही चाहिए। सही होने का मतलब कि जो निगेटिव मार्किंग है 1/3, उसको माइनस करने के बाद 33% जो है नंबर उसमें लाना होता है, तब आप क्वालिफाई करते हैं। तभी आपकी जो है जीएस की जो आंसर शीट है वो चेक की जाती है। कट ऑफ को लेके आप लोगों के मन में हमेशा दुविधा रहता है, लेकिन यह मान के चलिए कि जो 200 मार्क्स की जीएस है, फिल्म्स में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कट ऑफ को लेके कि 200 मार्क्स के अगर जीएस के पेपर है जिसके आधार पे फिल्म्स का इवैल्यूएशन होता है, तो यदि आप कैटेगरी पे डिपेंड करता है, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 120 एटलीस्ट जो है आपको लाना पड़ेगा, तभी आप सेफ़ हैं। और उसमें से 10 से 15 नंबर कम करेंगे तो हर कैटेगरी के हिसाब से आपको क्लियर होता जाएगा कितना कम मिनिमम जो है वो लाना चाहिए। एवरी ईयर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन यदि टफ होता है तो कई बार 100 नंबर पे भी कट ऑफ जाता रहा है, कई बार यदि इजी रहा है तो 130-140 तक भी उसका कट ऑफ गया है। लेकिन ये मान के चल सकते हैं कि 120 जो है वो एक स्टैंडर्ड कट ऑफ है जिस पे कि आप सक्सेस क्लियर कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैं बताता हूँ कि पीटी में तैयारी करते समय आप सिलेक्टिव हो सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। अगर इन सबको 4 पेपर को करते हैं तो आपको लगभग 70 क्वेश्चन तक आपको इसी से मिलता है। थोड़ी हिस्ट्री देखनी हो तो मॉडर्न हिस्ट्री अगर तैयारी कर लेते हैं तो वहाँ से आपको अराउंड 8 से लेकर 12 क्वेश्चन तक आ सकता है। करेंट को लेकर काफ़ी बहुत फ्लक्चुएशन है, कभी करंट पूछा जाता है, कभी करंट नहीं आता है, बिल्कुल एक भी नहीं पूछा जाता है। लेकिन हाँ, इकोनॉमिक्स में आपको फ़ायदा होगा
जब आप इकोनॉमी की तैयारी करते हैं तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है वो करंट बेस्ड होता है। तो इसीलिए उसमें डिमांड सप्लाई से लेकर इन्फ्लेशन से लेकर उसका क्या प्रभाव होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर उसका क्या प्रभाव होता है, रेपो रेट रिवर्स रेपो से किस तरह मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है घटती है, फिर उस पर डिपेंड होता है कि ब्याज का दर जो है घटता बढ़ता है, वो क्या रिलेशन होता है आरबीआई के बारे में। तो ये अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज, अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा तो करेंट जो इकोनॉमिक्स बेस्ड होती है उसको समझना आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उसके हिसाब से आप इसकी तैयारी आप कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ओके, तैयारी जो है वो ग्रेजुएशन के पहले ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और तैयारी अभी करने का टाइम है तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, क्योंकि तैयारी के लिए कोई यह नहीं है कि आपको बहुत बचपन से करना है या ग्रेजुएट करने के बाद करना है। मैं ऐसा मानता हूं कि जब जागो तभी सवेरा। आज से ही आप यह प्रण कर दें कि आपको आईएएस बनना है और इसके लिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, तो निश्चित रूप से आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। और एक बार आपके मन में एक कमिटमेंट का भाव जो है अंदर होना चाहिए, एक जुनून का भाव होना चाहिए कि हमको आईएएस ही बनना है और इसके लिए जो भी करना हो करेंगे। अच्छा, बेस्ट कोचिंग क्लास की बात है तो बेस्ट कोचिंग क्लास की जहाँ तक सवाल है, बेस्ट कोचिंग क्लास जो है वो दिल्ली में ही है, बाजीराव एंड रवि है, दृष्टि है, कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जहाँ के आप स्टडी कर सकते हैं। कोचिंग क्लासेस से जहाँ तक फ़ायदे का सवाल है कितना बेनिफिट होता है, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, नए हैं, आपको तैयारी के बारे में ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं है, तब आपको एक सर्कल देते हैं, एक आपको ग्रुप देता है जिसमें आप अपने डिस्कशन कर पाते हैं। लेकिन कोचिंग में जो आप क्लास करते हैं और फिर वापस घर पे आके आपको पढ़ना पड़ता है, तो वैसे में दिक्कत ये होती है कि आपका टाइम जो है डबल जाता है। कोचिंग में भी पढ़ना है फिर घर पे भी आके पढ़ना है, तो सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। सेल्फ स्टडी अगर आप करेंगे तभी आपको क्वेश्चंस का आंसर करने में इजी रहेगा। बिल्कुल कैप्सूल लेकर ऐसा नहीं सोच सकते कि कैप्सूल मिल गया कोचिंग से और आप वहाँ से सक्सेस हो जाएंगे। देखे और सुने सबकी जो तरीका होता है वो कई कोचिंग में किसी खास सब्जेक्ट पे अच्छी उनकी पकड़ होती है और उसके हिसाब से तैयारी करवाते हैं। मैं अपनी बात करूं तो प्रीलिम्स के बाद मैं दिल्ली गया था और दिल्ली में मैंने किसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन नहीं लिया, बल्कि जो भी अच्छे कोचिंग थे उनके नोट्स को लिया और मैंने सब नोट्स को देखकर जो सभी नोट्स की अच्छी चीज़ें थे उनको मैंने निकाल लिया और फिर मैंने आंसर राइटिंग कुछ अपने सीनियर्स को भी दिखाएं कि मैंने ऐसा आंसर राइटिंग किया है, कैसा है। तो कोचिंग में मैंने कभी क्लासेज नहीं लिए। हाँ, इंटरव्यू के समय मैंने संकल्प, दृष्टि या दूसरे डिस्कवरी कई कोचिंग संस्थान में मैं मॉक इंटरव्यू के लिए जाता रहा था। तो कोचिंग का रोल यह होता है कि आप ग्रुप मिलता है, आपको कुछ आइडिया जो है वो होता है। तो छोटे शहरों में इसकी कमी होती है कि हाँ वहाँ अच्छे टीचर का अभाव होता है। एक समस्या आपके सामने आता है कि कोचिंग जो है वो कम होता है, लेकिन एक अच्छे ग्रुप, अगर आपके अच्छे फ्रेंड सर्किल, अच्छे ग्रुप है तो आप छोटे शहरों से भी आप आईएएस बन सकते हैं। और देखते रहे हैं आप आईएएस बनने के लिए एक मन में जो है बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि आपने मेरे अगर यूट्यूब चैनल को देखा होगा तो आपने गोविंद जायसवाल को देखा होगा, पूरी अपनी हिस्ट्री देखी होगी। दो मैंने वीडियो अपलोड किया है जिसमें कि एक छोटे साइकिल का गैराज है और फिर वो आईएएस बन रहे हैं, या फिर रिक्शा वाला का बेटा है गोविंद, उनकी वो आईएएस बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे फ्रेंड सर्किल में भी कई ऐसे लोग हैं, जैसे आज़ादपुर सब्जी मंडी में सब्जी बेचते थे, अंडा बेचते थे और वो फिर जो है सेलेक्ट हुए यूपीएससी में। तो किसी भी तरह से यह सोचना कि आपकी इकोनॉमी जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो आपको व्यवधान करता है या फाइनेंशियल कंडीशन आपको डिगा सकती है, ऐसा नहीं है। जब आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगा तो आप समझ सकते हैं कि आपका कहीं ना कहीं एक टेस्ट लिया जा रहा है कि आप
आईएएस बनने के लायक हैं, काबिल हैं या नहीं, आप यह समझ के चल सकते हैं। क्योंकि जब आपको बहुत समस्या प्रॉब्लम होती है तभी जो है ये दिखाता है कि आप बिल्कुल इस पोस्ट के लायक हैं। और यही वजह है कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं या फिर जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं उनका रिजल्ट अच्छा होता रहा है और रिजल्ट ज़्यादा होता रहा है। किसी बैकग्राउंड का असर नहीं होता है कि आप इंजीनियरिंग है या आर्ट्स किया है, कॉमर्स किया है। इन सब चीज़ों में एक ही बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप में एक लगन होनी चाहिए, एक करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आपको आईएएस बनना है, तब आप आईएएस बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप में इच्छा शक्ति रहेगी तो कहीं ना कहीं आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसा आप देखते रहे हैं, सब्जेक्ट का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है कि कौन से सब्जेक्ट को रखना चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट की बुक्स जो है वो अवेलेबल है और उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। एक सजेशन मेरा ज़रूर रहेगा कि आप एक अच्छा फ्रेंड सर्किल, एक अच्छा फ्रेंड्स ग्रुप ज़रूर बनाइए, क्योंकि उसमें डिस्कशन करने से आपकी तैयारी जो है एक सही डायरेक्शन में जाएगी और आप ज़्यादा बेटर तैयारी कर पाएंगे। उसकी वजह यह होती है कि जब आप शेयर करते हैं तो जो ज्ञान दूसरे के पास नॉलेज होता है वो नॉलेज आपके पास आता है और आप जो देते हैं शेयरिंग बेस्ड पे आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है गेन कर पाते हैं। तो इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है, यह आप बहुत आवश्यक है कि आप तैयारी के दरमियान ग्रुप रखिए, डिस्कशन करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, समस्या नहीं आएगी। बुक को भी शेयर कर सकते हैं। पिछले वीडियो में और कल भी मैंने बताया था कि किस तरह से बुक्स को पढ़ना चाहिए, बुक्स से कैसे आपको थिंकिंग करनी है, फिर कैसे आपको नोट्स बनाना है, नोट्स को किस तरह से अरेंज करना है। बहुत सारी आपकी जो है क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसके हिसाब से आप तैयारी करिए। टाइम को नहीं आप किल करिए, अदरवाइज जो है टाइम आपको किल कर देगी। यह वो समय है जब आप समय को सदुपयोग कर सकते हैं। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हमें प्राप्त हो रहे हैं, कॉमन टाइप के क्वेश्चन हैं, कितना घंटा पढ़ना चाहिए। तो पढ़ने को घंटा में नहीं आप रख सकते हैं कि कोई 14 घंटा पढ़ता है, कोई 8 घंटा पढ़ता है, क्योंकि सबकी जो गेन करने की कैपेसिटी है वो अलग अलग है। आपकी मेंटल जो कैपेबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना घंटे में कितना आप गेन कर पाते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम अगर देखा जाए तो 8 से 10 घंटे की अगर आप स्टडी करते हैं तो वो परफेक्ट या स्टैंडर्ड टाइम है, जिसमें कि 8 से 10 घंटे की पढ़ाई जो है आपको कम से कम करनी चाहिए। एक रूटीन होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। और कई बार जो है एक समस्या आती है कि घर में कुछ फेस्टिवल्स होते हैं या फिर कम्युनिटी बेस्ड फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें आपका समय जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ समय निकाल के पर डे आपको स्टडी करना चाहिए। क्योंकि अगर आप में कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो आप स्टडी अच्छे से नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं ब्रेक होगा। कई बार आपको लगेगा कि मेरे से नहीं होगा, कई बार आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हिल जाता है, डिग जाता है कि होगा या नहीं होगा। आप इसको छोड़ दीजिए, आप तैयारी ऐसी करिए कि गॉड को भी जो है वो विवश होना पड़े कि आपको आईएएस बना दे, उनको भी जो है मजबूर होना पड़े। ऐसी आपकी मेहनत, ऐसी तैयारी होनी चाहिए। लेकिन तैयारी करने का यही नहीं है कि आप खूब दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, अपने हेल्थ को आपने बिल्कुल दांव पे रख दिया है और फिर तैयारी किए जा रहे हैं। तो मेहनत करिए, बट मेहनत में सही डायरेक्शन अगर आपका नहीं होगा तो फिर सिलेक्शन भी संदिग्ध हो जाती है। सही डायरेक्शन का मतलब है खूब मेहनत कर रहे हैं और सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं। एक सब्जेक्ट के आप 4-5 बुक्स पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, कुछ भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, आप ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे बुक्स पढ़ रहे हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो सही डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। नोट्स बनाने से लेके, टाइम टेबल से लेके, हेल्दी फूड का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा हेल्दी फूड जो है वो ब्रेन को आपको बूस्ट अप देता है। उसके हिसाब से आप अच्छी तैयारी कर पाते हैं। एक जो तैयारी के दरमियान में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आप अपने टेबल के डायरेक्शन को चेंज करते रहें। बेड को हमेशा जो है इस रूम के इस कॉर्नर में, कभी उस कॉर्नर में, अपने पढ़ने का जो टेबल है आप चेंज करते रहें। कभी घर के छत पे, लॉज के छत पे, कभी आप गार्डन में। आप अगर
जगह को चेंज करते हैं तो ब्रेन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन करता है। ये मेरा आजमाया हुआ है और किसी ने आपको बताया नहीं होगा, लेकिन बहुत मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ। तो आप चेंज करते रहें जगह को, पढ़ने की जगह को आप चेंज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा। इवन कि अगर आप किसी 2 फ्रेंड के साथ डिस्कशन कर रहे हैं तो आप तीसरे चौथे फ्रेंड के साथ डिस्कशन करें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल सब हर दिन आप नए-नए फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करें, नो। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आपसे जो अच्छे पढ़ने में हैं उनके साथ आप डिस्कशन करेंगे तो ज़्यादा गेन करेंगे। ये बहुत मैं एक कूटनीतिक के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि डिप्लोमेट हो गई कैसे तैयारी होती है, क्योंकि अगर आप अपने से कमज़ोर के साथ अगर तैयारी करेंगे तो आपका पैर खींचेगा, आप उसी को बताएंगे तो वो उससे आप क्या सीखेंगे। तो इवन कि हम लोग जब रूम शेयर भी करते थे तो यह ध्यान रखते थे कि अपने लेवल में कम से कम होना चाहिए, अपने से अच्छा पढ़ने में होना, जो भी सब्जेक्ट हमको उसके हिसाब से और पढ़ने वाला होना चाहिए, क्योंकि जैसे जिसके साथ आप रहते हैं वैसा ही आपका रंग ढंग और आपका सब कुछ होते चला जाता है। तो एक बहुत सम आपका ट्यूनिंग अच्छा नहीं हो पाता है, फिर आप प्रिपरेशन ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ग्रुपिंग कैसी होनी चाहिए और किस तरह से आपको स्टडी करनी है, और आपका रूम शेयर करते हैं तो कैसा होना चाहिए, जिससे कि उससे भी आपका बहुत सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है। तो हमेशा जो है आप अपने ग्रुप में जो खूब इंटेलिजेंट टाइप के हैं, कम से कम बराबर है, उनके साथ रहना चाहिए। अदरवाइज तब एकला चलो रे, यानी कि आप अकेले चलिए, अगर कोई नहीं है तो आप अकेले अपनी तैयारी करिए। टीचर का रोल होता है, आपके जो कॉलेज के टीचर होंगे, यूनिवर्सिटी के टीचर, या फिर जो कोचिंग क्लासेज के अच्छे टीचर्स हैं, उनके कांटेक्ट में रहिए और उनके पास जाइए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता पाएंगे। एक बहुत ज़रूरी बात है कि टीचर से जितना ज़्यादा आप लगाव है, उतना जो अंदर की बात होती है, गुरु का जो बहुत सारी सीक्रेट जो चीज़ें होती है वो भी बताते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, क्या करना है। तो आप यह कोशिश करें कि टीचर्स के खास स्टूडेंट बने, तो आपके सिलेक्शन जो है निश्चित रूप से आपको मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही सीक्रेट ऐसी बातें बता रहा हूँ जो अपने बिहेवियरल चेंज द्वारा भी अपनी चीज़ों को आप बेटर कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चंस आपके मेंस के आ रहे हैं ऑप्शनल चूज के लिए। मैंने कल ही इससे सेशन हो चुका है, मैंने बता रखा है कि किस तरह से आपको सब्जेक्ट चूज करना है। हिस्ट्री के लिए किताब, हिस्ट्री के लिए मैं कल अपलोड कर रहा हूँ, तो उससे आप देख लीजिएगा हिस्ट्री में कैसे तैयारी करनी है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स जो आपके ग्रुप में हैं उनसे भी आप सब्सक्राइब करवा लेंगे तो ईजी रहेगा आपको मेरे वीडियो को भी देखने में, जुड़ने में भी, ताकि आप अपने जो डाउट्स हैं उसको आप क्लियर कर सकेंगे। सिलेबस पे भी ओके, सिलेबस पे भी एक अलग से मैं वीडियो अपलोड करूंगा, जिसको कि आप देख सकते हैं। सिलेबस प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने पे कट ऑफ जाता है मेंस के लिए, और इंटरव्यू के लिए भी अलग से मैं अपलोड करूंगा, जिससे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन जब पूछा जाएगा। चूँकि स्टार्टिंग में भी आपके क्वेश्चन ये आ जाते तो मैं इजीली आप इसको बता पाता कि इसका जवाब यह होना चाहिए। ओके।